सभी को नमस्कार। मैं दीपक गुप्ता आपका फिर से स्वागत करता हूँ हमारे इस यूट्यूब चैनल पे, जिसका आपसे नाम है दीपक कॉमर्स एकेडमी। दोस्तों, मुझे पता है आप लोग सब सोच रहे होंगे कि सर ने नाम क्यों चेंज कर दिया और क्या बात है, सारे वीडियोस के थंबनेल भी चेंज कर दिए। एक्चुअली में कुछ रीज़न्स हैं, कुछ इश्यूज़ हो गए थे, जिसकी वजह से हमें अपना नाम आर्यन कॉमर्स एकेडमी की जगह शिफ्ट करना पड़ा दीपक कॉमर्स की एकेडमी की ओर। पर मुझे उम्मीद है आप लोग जो प्यार वहाँ पे दिखा रहे थे वही प्यार यहाँ पे भी दिखाएंगे और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करेंगे, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन और नॉलेज को शेयर कर सकें। आज का टॉपिक है चैप्टर नंबर 4, बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। आज मैं कुछ लिखूँगा नहीं, ये हमारा थ्योरी का लास्ट चैप्टर है। इसके बाद से जो क्लासेस चलेंगी वो सारे प्रैक्टिकल चैप्टर होंगे, उनमें सब न्यूमेरिकल्स होएगा, थ्योरी उनमें यूज़ होएगी। आपको पता चलेगा कौन सी चीज़ कहाँ यूज़ है, कैसे है। चलिए जी, चैप्टर नंबर 4, बुक है टी एस ग्रेवाल, क्लास 11th। इसमें लिख रखा है दिस चैप्टर अनेबल यू टू अंडरस्टैंड बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। बेसिस ऑफ अकाउंटिंग को अंडरस्टैंड करने में हेल्प करेगा। अच्छा, अकाउंटिंग कितने टाइप की होती है? कैश बेसिस है और एक एक्रूअल बेसिस। डिफरेंस बिटवीन एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग एंड कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है जी। अब यहाँ पे जो अकाउंटिंग दे रखी है उसके दो टाइप दे रखी है, कैश और एक्रूअल बेसिस। कैश बेसिस अकाउंटिंग, कैश बेसिस अकाउंटिंग इज ए सिस्टम इन विच ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड व्हेन कैश इज रिसीव और पेड। जी, नाम से ही पता चल रहा है, इसका मतलब ये है कैश बेसिस अकाउंटिंग वह अकाउंटिंग है उसमें ट्रांजेक्शन जब रिकॉर्ड होंगी जब कैश रिसीव होएगा या आउट होएगा, पेमेंट की जाएगी, तभी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होएंगी। यहाँ पे कोई क्रेडिट की, कोई एडवांस की, कोई ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं होएगी। अच्छा, और यहाँ पे क्या लिख रखा है जी? द डिफरेंस बिटवीन द टोटल इनकम एंड टोटल एक्सपेंस रिप्रेजेंट प्रॉफिट और लॉस ऑफ ए बिजनेस फॉर द अकाउंटिंग पीरियड। बिल्कुल सही बात है। प्रॉफिट और लॉस दिखाने के लिए इनकम और एक्सपेंस का डिफरेंस होना चाहिए। अगर इनकम ज़्यादा है एक्सपेंस से तो प्रॉफिट है, और अगर एक्सपेंस ज़्यादा है इनकम से तो लॉस है। थस व्हेन कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इज फॉलोड, आउटस्टैंडिंग एंड प्रीपेड एक्सपेंस एंड इनकम रिसीव इन एडवांस और एक्रूड इनकम आर नॉट कंसिडर्ड। ये चारों चीज़ें कंसिडर नहीं होंगी। क्या क्या है? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, एक्रूड इनकम, प्रीपेड इनकम और इनकम पेड इन एडवांस। अब मैं आपको चारों बताता हूँ। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कौन से है? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस आर दोज एक्सपेंस विच हैव बिकम ड्यू ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड बट विच हैव नॉट बीन येट पेड। मतलब ये वो खर्चे हैं जो हमें देने हैं, हमें चुकाने हैं, पर अभी तक हमने दिए नहीं। फॉर एग्जाम्पल रेंट का ले लेते हैं, हमने एक बिल्डिंग ले रखी है, ठीक है जी। अब हमारा अच्छा चल रहा है, सब बढ़िया चल रहा है, बिजनेस मस्त चल रहा है। अब आ गया पेंडेमिक, कोविड-19, तो क्या हुआ? हमारी इनकम जनरेट नहीं हो पा रही, हमारे रेवेन्यूज़ नहीं हो पा रहे, तो हमने अपने लैंडलॉर्ड से कह दिया, मकान मालिक से, कि जी अभी हम आपको किराया नहीं दे पाएंगे। तो वो हो गया आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। हमें चुकाना तो है पर अभी हमने चुकाया नहीं है। मान लिए 3 महीने बाद देंगे, 4 महीने बाद देंगे, इस टाइप से। उसके बाद है प्रीपेड एक्सपेंस। प्रीपेड एक्सपेंस आर दोज एक्सपेंस विच हैव बीन पेड इन एडवांस। प्रीपेड एक्सपेंस वो एक्सपेंस होते हैं जो एडवांस में पेड किए जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब हम मोबाइल फ़ोन लेते हैं तो सिम 2 टाइप की होती है, प्रीपेड और पोस्टपेड। प्रीपेड में हमें पहले रिचार्ज कराना पड़ता है, फिर हम यूज़ कर सकते हैं। पोस्टपेड में पहले यूज़ होता है, फिर हमें क्या करते हैं, पे करना पड़ता है। तो प्रीपेड एक्सपेंस इसी टाइप से है, हम पहले ही एडवांस में ही, जिसे कहते हैं खर्चे, वो चुका दिया और यूजेज बाद में होएगी, इस टाइप। एक्रूड इनकम, accrued income is an income which has been earned during the accounting period but has not become due or there has not been received. accrued income वो इनकम जो हमने कमा तो ली पर अभी हमें मिली नहीं। याद है मैंने आपको लास्ट क्लास में एक एक्रूअल बेसिस कॉन्सेप्ट कराया था, GCA कॉन्सेप्ट में, गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी और एक्रूअल कॉन्सेप्ट। तो एक्रूअल इनकम वहीं से ही जनरेट होता है। एक्रूअल इनकम वो होती है हमने कमा तो ली है और हमने रिकॉर्ड भी कर ली है एक्रूअल कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग, पर अभी हमें मिली नहीं है, रिसीव नहीं हुई है। और क्या है? इनकम रिसीव इन एडवांस।
इनकम रिसीव इन एडवांस इज एन इनकम विच हैज़ बीन रिसीव बिफोर इट हैज़ बीन अर्न, गुड्स टू बी सोल्ड और सर्विस टू बी रेंडर्ड इन फ्यूचर। अब क्या होता है, डॉक्टर है, इसका सब में बढ़िया, पहले एग्जाम्पल से पहले, ये वह इनकम होती है जो एडवांस में मिल जाती है, अभी हमने कार्य करा नहीं है, क्या वो गुड्स बेच के हो क्या सर्विसेज के थ्रू। अब एक हमने डॉक्टर की अपॉइंटमेंट शेड्यूल कर ली, अब आजकल ऑनलाइन का ज़माना है, तो शेड्यूल करते ही हमने 10 दिन पहले ही या 20 दिन पहले ही हमने पेमेंट कर दी, ठीक है नहीं, तो उन लोगों के लिए वो क्या हुई, इनकम रिसीव इन एडवांस हुई नहीं हुई, हुई कि नहीं जी हुई। और इसका एग्जांपल क्या हो सकता है, रेलवे टिकट्स, एयरपोर्ट टिकट्स, फ्लाइट टिकट्स, है नहीं है, हमारी तरफ से तो वो पेड हो गई, यूजेज हम उनका बाद में लेंगे, सर्विस हमें 3 महीने बाद मिलेगी, सीट हमारी 3 महीने बाद की बुक हो रही है, पर पेड तो आज ही करेंगे हम। तो उन लोगों के लिए क्या है, वो उस टाइम के लिए इनकम रिसीव इन एडवांस। और इसके एडवांटेजेस दे रखे हैं, इट इज़ ए सिंपल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग एडजस्टमेंट फॉर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस प्रीपेड। सबसे बड़ी बात ये सिंपल बेसिस है, सिंपल है अकाउंटिंग, और इसमें ये 4 चीज़ें रिकॉर्ड नहीं होंगी, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस, इनकम रिसीव इन एडवांस और एक्रूड इनकम, ठीक है जी। दूसरा क्या है, दिस बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इज सुटेबल फॉर दोज एंटरप्राइजेज वेयर मोस्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन आर ऑन कैश बेसिस, जिनकी ट्रांजेक्शन कैश बेसिस पे ही होती है उनके लिए सुटेबल है, जिनका काम उधारी का थोड़ा सा भी क्रेडिट का है ना, उनके लिए अकाउंटिंग बिल्कुल भी सुटेबल नहीं है। अच्छा, डिसएडवांटेजेस, भाई जब कुछ फ़ायदे हैं तो किसी चीज़ के नुकसान भी होते हैं। डिसएडवांटेजेस क्या है, इट डज़ नॉट गिव ए ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस एंड द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ एन एंटरप्राइज, ये कभी भी ट्रू और फेयर व्यू नहीं देगी प्रॉफिट एंड लॉस का। क्यों, क्योंकि इसमें सिर्फ कैश बेसिस वाली चीज़ें रिकॉर्ड होंगी, ये क्रेडिट की चीज़ है, क्रेडिट सेल और क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्रीपेड इनकम, एक्रूड इनकम, ये सब रिकॉर्ड नहीं होंगे, इस वजह से ये सुटेबल नहीं होती, ट्रू एंड फेयर व्यू भी नहीं दिखाती। इट डज नॉट मैच द फॉलो द मैचिंग प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग, ये प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग मैंने आपको जो प्रिंसिपल पढ़ाए थे, मैचिंग प्रिंसिपल को भी फॉलो नहीं करती, ठीक है जी। उसके बाद इसमें एक छोटा सा एग्जांपल दे रखा है, आप देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, बहुत इजी है। फिर भी नहीं समझ में आएगा, कोई भी मेरे से डाउट सेशन में एक कमेंट कर दे, ये फिर मेरा पर्सनल नंबर मैं देता ही हूँ, उस पर व्हाट्सअप कर दे, मैं बता दूँगा। एक्चुअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, अंडर एक्चुअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, अंडर कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, इनकम इज रिकॉर्डेड एज इनकम विच इज़ अर्न और एक्रूड। एक्चुअल बेसिस अकाउंटिंग, जैसे मैंने आपको वो एक्चुअल कॉन्सेप्ट सिखाया था, सेम वही चीज़ है। एक्चुअल बेसिस में इनकम आपने अर्न कर ली है, पर आपको मिलेगी बाद में, पर रिकॉर्ड आज ही होएगी एक्चुअल बेसिस में। इसका मतलब इसमें क्रेडिट सेल वगैरह सब आएंगी। भाई देखो, क्रेडिट सेल है, पैसा आपको 6 महीने बाद मिले, 3 महीने बाद मिले, 4 महीने बाद मिले, पैसा तो मिलेगा ही ना, है नहीं है, तो वो आपकी इनकम तो है ही। ये हो गई आपकी एक्चुअल बेसिस। आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड एक्सपेंस इसमें एडजस्टेड किए जाते हैं, और द डिफरेंस बिटवीन टोटल इनकम एंड टोटल एक्सपेंस इनकर्ड एज प्रॉफिट और लॉस, ये तो सिंपल सी लाइन्स है। अच्छा, एडवांटेजेस देख लेते हैं। इट इज़ मोर साइंटिफिक कंपेयर टू कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, ये मोर साइंटिफिक है और ज़्यादातर कंपनियों में, एंटरप्राइजेस में यही यूज़ होती है। और ये आपका क्या है, दिस डिस्क्लोजेस करेक्ट प्रॉफिट और लॉस फॉर ए पर्टिकुलर पीरियड, ये सही प्रॉफिट और लॉस को दर्शाएगी। क्यों, क्योंकि इसमें सारे एक्सपेंस, सारी इनकम्स एक्चुअल बेसिस की रिकॉर्डेड हो रही है, एडवांस की। इट रिफ्लेक्ट्स ट्रू एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड, ये अकाउंटिंग पीरियड की ट्रू और फाइनेंशियल पोजीशन दिखाती है। अच्छा, कुछ डिसएडवांटेजेस है। दिस सिस्टम इज़ नॉट सिंपल एज कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, ये कैश बेसिस की तरह सिंपल नहीं होएगा। और क्या है, दिस अकाउंटिंग प्रोसेस इज़ टू इलैबोरेट, इसमें बहुत ज़्यादा विस्तार से दिखाना पड़ता है अकाउंटिंग प्रोसेस में। अच्छा, इसका डिफरेंस दे रखा है, छोटा सा है, ज़्यादा नहीं है, कुछ पॉइंट पढ़ लेते हैं। रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन, एक्चुअल बेसिस में क्या होगा, बहुत क्रेडिट बेस और कैश बेस रिकॉर्ड होंगे, और कैश अकाउंटिंग में सिर्फ कैश अकाउंटिंग रिकॉर्ड होगी। प्रीपेड, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, एक्रूड इनकम और रिसीव इन एडवांस, एक्चुअल अकाउंटिंग में ये चारों आइटम्स रिकॉर्डेड होंगी, और कैश बेसिस में चारों आइटम्स रिकॉर्ड नहीं होंगी। आप इसे पढ़ लीजिएगा, मैं आपको मेन हिंदी मीनिंग बता रहा हूँ, आप पढ़ेंगे बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। प्रॉफिट और लॉस,
करेक्ट प्रॉफिट और लॉस निकल के आता है एक्चुअल बेसिस में, बट कैश बेसिस में ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं आता, करेक्ट प्रॉफिट लॉस नहीं आ पाता। लीगल पोजीशन, एक्चुअल बेसिस जो है ना वो कंपनी एक्ट 2013 के द्वारा रिकॉग्नाइज किया गया है, बट कैश बेसिस कंपनी एक्ट 2013 के द्वारा रिकॉग्नाइज नहीं किया गया। रिलायबिलिटी भी दे रखी है इसमें। एक्सेप्टेबिलिटी, एक्चुअल बेसिस हर जगह एक्सेप्टेबल है, बट कैश बेसिस हर जगह एक्सेप्टेबल नहीं है। और आपका रिलायबिलिटी में ये है एक्चुअल बेसिस मोर रिलायबल है एज़ कम्पेयर टू कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, और कैश बेसिस अकाउंटिंग इज़ लेस रिलायबल एज़ कम्पेयर टू एक्चुअल बेसिस अकाउंटिंग। ये आपका 4th चैप्टर कंप्लीट हो गया। आपका ज़्यादा से ज़्यादा इसमें थोड़ा बहुत आएगा, तो दोनों में डिफरेंस और दोनों का मीनिंग इतना आ सकता है। ये छोटी सी वीडियो थी क्योंकि ये चैप्टर ज़्यादा बड़ा नहीं है। इसके बाद से जो क्लास चलेगी, अब हमारा उसके बाद चैप्टर नंबर 5 चालू होगा, अकाउंटिंग इक्वेशन। इस चैप्टर को कोई नहीं छोड़ेगा। देखिए कुछ चैप्टर इसमें बहुत ज़रूरी है, अकाउंटिंग इक्वेशन, जर्नल, लेजर, BRS, ट्रायल बैलेंस, और आपका क्या कहते हैं NPO। ये कुछ चैप्टर ऐसे हैं जो क्रक्स है अकाउंटिंग के। मैं कहता हूँ मोटा मोटा बच्चा अगर ये भी कर गया ना, वो अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकता है, नॉलेज भी बहुत अच्छी मिल सकती है। फिर उसके बाद आपका सब्सिडरी बुक्स वगैरह बहुत सारे चैप्टर है, पर जो मेन चैप्टर है 5 नंबर का सवाल अकाउंटिंग इक्वेशन से आएगा ही आएगा। और बच्चे ये गलती करते हैं, ये चैप्टर थोड़ा ईजी होता है तो इसे बच्चे कुछ भी कह लो, हवा में ले जाना, ये ओवर कॉन्फिडेंस में इसे छोड़ कर चले जाते हैं। सब कर जाएंगे, हार्ड कर जाएंगे, पर जो नंबर फ्री के उसे छोड़ देते हैं। तो हम एक एक नंबर पक्का करके चलेंगे। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।